सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 15 जिसका नाम है क्रिया काल, ठीक है, यानी कि वर्ब टेंस। तो आइए ये हम चीजें जो है इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, पहला बच्चों कर्ता और दूसरा क्रिया। तो देखो ने रहित क्रिया, ठीक है बच्चों। अब ने रहित क्रिया जैसे कि जब कर्ता पद के साथ ने नहीं लगता तो वह ने रहित क्रिया, ठीक है। तो जब कर्ता पद के साथ ने नहीं लगता तो वह ने रहित कर्ता हो कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्रिया को आप समझ गए क्या होता है। तो बच्चों जब हमें किसी शब्द से ये पता चले कि कहीं पर कोई काम किया जा रहा है, कोई काम हो रहा है, तो यही हमारा क्रिया कहलाता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे कि बच्चों श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण गोकुल गए, श्री कृष्ण राक्षसों से युद्ध करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ने सहित को जब कर्ता पद के साथ ने प्रसर्ग प्रयुक्त होता है तो उसे बच्चों ने सहित कर्ता कहते हैं, समझ गए। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या है क्रिया, आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों पहला है बादलों में बिजली चमक रही है, ठीक है। दूसरा सीता कहानी लिख रही है, फिर आकाश में चिड़िया उड़ रही है, विद्युत पढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लिखा। अब उपयुक्त वाक्य में किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, तो ये क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, इन सारे चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहा था, तो यही तो है क्रिया, ठीक है। अब आगे देखिए मुख्य और सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए जैसे वाक्य में जो क्रिया सर्वप्रथम आती है और अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करती है उसे मूल या मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया का कार्य मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करना है। सहायक क्रिया की रचना का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों, सहायक क्रिया क्रिया की रचना का कार्य करती है। जैसे देखो वह चली जा रही है, मुझे दिल्ली जाना था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए तो उपयुक्त वाक्य में चली और जाना सब मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ नहीं क्रियाओं, देखो यहाँ इन्हीं क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो देखिए बच्चों पहला हमारे पास है अकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है बच्चों। देखिए इसका उदाहरण देखो, अकर्मक क्रिया है हिरन दौड़ता है, जबकि सकर्मक क्रिया है सीता पढ़ती है, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप देखिए इसका दूसरा भेद सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है। तो बच्चों पहला देखिए बालक फल खा रहे हैं, मजदूर मकान बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए यहाँ पे, है ना। देखो सकर्मक क्रिया के भेद। तो बच्चों इसमें सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो बच्चों यहाँ पे एक कर्मक क्रिया और दूसरी है यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। देखो पहला एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है वे क्या बच्चों, वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों देखिए मोहन ने फल खाया, फिर सीता ने कहानी पढ़ी। तो बच्चों यहाँ पे देखो मोहन ने फल खाया, फल यहाँ पे कर्म है, और यहाँ पे देखो सीता ने कहानी पढ़ी, तो इसमें कहानी जो था वो क्या था बच्चों, यहाँ पे ये कर्म था। तो देख रहे हैं एक एक ही कर्म है ना, ये एक कर्म के। अब देखो द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों पहला अध्यापिका ने बच्चों को गृह कार्य दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरा देखो यहाँ पे नीता ने रीमा को फूल दिया, ठीक है। तो ये है इसमें बच्चों दो दो कर्म। अब देखिए यहाँ पे उपयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। पहला बच्चों देखिए माँ बच्चों को नौकरानी से खाना खिलवाती है, ठीक है, यानी कि वो खुद नहीं खिलाती है, नौकरानियों से खिलवाती है, ठीक है। दूसरा देखिए संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों यतिन खाना खा चुका है, ठीक है। फिर देखो तीसरा है नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। चौथा है कृदंत क्रिया, जो क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों पहला है पढ़ जमा ता यानी कि पढ़ता, है ना। चल जमा आ चला। फिर देखो यहाँ पे लिख जमा ना तो लिखना, सो जमा कर तो सोकर, ठीक है। फिर पांचवा क्या है सामान्य क्रिया, जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चों सोहन सोया, ठीक है। फिर नितिन पढ़ा, है ना। तो बच्चों ये हमारी सामान्य क्रिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है छठा क्या बच्चों यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। तो
किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहला क्या दिखा है, देखो नरेश ने गृह कार्य करके टीवी देखा, तो बच्चों देखिए यहाँ पे गृह कार्य करके ये पहली क्रिया है ना। दूसरा देखो माँ ने गिनकर साड़ियां रखी, रखना बच्चों दूसरी क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो है गिनकर ये क्या है, पहली क्रिया। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो देखिए ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने क्रिया को और इसके बच्चों यहाँ पे पूरे सारे भेदों को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ये जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए हैं इन्हें आप पूरा करिएगा, लेकिन अब उसके बाद हमें इसका दूसरा भाग दिया बच्चों काल यानी कि टेंस, तो आइए इसे भी हम साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला बच्चों यहाँ पे लिखा है कि बढ़ई कुर्सी बना रहा है। ठीक है, दूसरा है बढ़ई ने कुर्सी बनाई, फिर तीसरा है बढ़ई कुर्सी बनाएगा। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया है। इन तीनों वाक्यों की विशेषता है कि क्रिया के समय में अंतर है। ठीक है बच्चों, यानी कि तीन के समय में जो है अंतर है। पहले वाक्य में वह कुर्सी बना रहा है, दूसरे वाक्य में कुर्सी बना दी है और तीसरे वाक्य में कुर्सी बनाएगा। ठीक है, तो क्रिया के होने वाले समय को ही व्याकरण में काल कहते हैं, यानी जो समय ही काल है। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है वह क्या बच्चों, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, समय के प्रवाह में जिस समय क्रिया होती है वह उसका वर्तमान काल होता है। उस देखो उसके पूर्व जो कुछ भी हुआ हो उसका भूतकाल कहलाता है, और आने वाले समय में जो कुछ होना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो काल के तीन भेद होते हैं बच्चों यहाँ पे, पहला भूतकाल, फिर वर्तमान काल और फिर तीसरा बच्चों भविष्यत काल। ठीक है, आइए एक एक करके इन्हें पढ़े बच्चों। पहला देखिए भूतकाल के भेद। ठीक है, देखो पहला क्या यहाँ पे सामान्य भूत यानी कि सिंपल पास्ट, दूसरा है आसन्न भूत यानी कि रिसेंट पास्ट, फिर तीसरा है पूर्ण भूत यानी कि पास्ट परफेक्ट, फिर चौथा है यहाँ पे अपूर्ण भूत यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट पास्ट। ठीक है, फिर पांचवा है संदिग्ध भूत यानी कि डाउटफुल पास्ट, और छठा है बच्चों हेतुवत भूत यानी कि कंडीशनल पास्ट। ठीक है, तो ये है इसके 6 भेद। अब देखो एक एक करके बच्चों, पहला है सामान्य भूत। ठीक है, सामान्य भूत देखिए जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप हो वहां बच्चों सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कि देखिए पिताजी ऑफिस से आए, ठीक है सामान्य है। फिर दूसरा हमने फल खाए, तो इन वाक्यों में बच्चों खाया और या आए ठीक है क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हैं, अतः यह सामान्य भूतकाल है। ठीक है, अब दूसरा आसन भूतकाल, आसन का अर्थ है निकट। ठीक है, जिसमें यह जाना जाता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे बच्चों आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि योगेश ने पत्र लिखा है, ठीक है सुशीला बाजार गई है, तो इन वाक्यों में प्रयुक्त लिखा है तथा गई है क्रियाएं भूतकाल से आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है अपूर्ण भूत। ठीक है, तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे बच्चों सीमा राजमा बना रही थी, साहिल अनुच्छेद लिख रहा था। ठीक है, तो इन वाक्यों से यह पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, ये दोनों क्रियाएं भूतकाल में हो रही थी। ठीक है, अब देखिए चौथा बच्चों पूर्ण भूत। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है बच्चों। जैसे बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, कविता कपड़े धो चुकी थी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है राधा पुस्तक खरीद लाई थी, यानी कि काम हो चुका था। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं धो चुकी थी और खरीद लाई थी से स्पष्ट है कि कार्य भूतकाल में हो चुका था। ठीक है, पूरा हो चुका था। अब देखिए पांचवा है संदिग्ध भूत। ठीक है, तो जहां भूतकाल की क्रिया से संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि नीता ने किताब पढ़ ली होगी। ठीक है, फिर मीनाक्षी का रोल नंबर आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छठा क्या है हेतुमत भूत। ठीक है, जहां भूतकाल की क्रियाएं परस्पर निर्भर हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों यदि वर्षा होती तो खेती अच्छी होती, फिर यदि तुम ना आते तो मैं नहीं चलता। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगला क्या बच्चों हमारा दूसरा आता है वर्तमान काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला क्या है सामान्य वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट। ठीक है, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट। ठीक है, ये 3 है। अब पहला देखो सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, देखिए काल वर्तमान काल का साधारण रूप ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चों विशाल कुर्सी बनाता है, मेरी माताजी खीर बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है यानी कि अभी काम होता है, तो ये वर्तमान काल है। अब देखिए दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, जो क्रिया अभी वर्तमान काल में
चल रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चों पुलकित पतंग उड़ा रहा है, यानी कि अभी उड़ा रहा है, ठीक है। राजू तबला बजा रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए संदिग्ध वर्तमान, तो जिस क्रिया तथा वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चों संजय फोन ठीक कर रहा होगा और कुणाल सोच रहा होगा, ठीक है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा है भविष्यत काल, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आगे जाने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद बच्चों, तो देखिए पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल का साधारण रूप ही सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कि बच्चों हम कश्मीर जाएंगे, ठीक है, फिर हम मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें है कि आने वाले समय में जो काम होगा, है ना। अब दूसरे को संभाव्य भविष्यत काल, भविष्यत काल की जिस क्रिया में संदेह या संभावना पाई जाए संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि शायद कल नानी जी आए, ठीक है। दूसरा है संभव है मैं कक्षा में प्रथम आऊं। देख रहे बच्चों इन दोनों में ही संभावना जताई जा रही है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ जिसमें हमने देखो पूरे के पूरे जो हमारे काल थे उसके प्रकार अच्छे से पढ़ लिए हमने बच्चों। पहला भी बच्चों इसका भाग कर लिया था, दूसरा भी कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे जो इसके भी अभ्यास के प्रश्न होते हैं तो ये भी आपको पूरे करने, ठीक है। तो चलिए बच्चों पूरा करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बाय।